चलिए, तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या है? एक मिनट, स्पेलिंग इसकी थोड़ी ठीक कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। तो किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ्स लॉ बेसिकली क्या होता है कि इट रिलेट्स द डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। मतलब किरचॉफ्स लॉ बात करता है द डिपेंडेंस ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये आप जानते हो, हमने शुरू में डिफाइन किया है। डिपेंडेंस ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, जिसे बच्चों हम लोग डेल्टा एच बोलते हैं, ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंस ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर। तो ये डील करते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ में, किस तरह से डिपेंड करता है। तो पहले तो हम लोग किस तरह से डिपेंड करता है, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि डेल्टा एच टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही क्यों है। क्या कारण है कि किसी रिएक्शन का एंथैल्पी, द हीट ऑफ द रिएक्शन, चेंजेस ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एंथैल्पी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है। और रिएक्शन का डेल्टा एच टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज हो जाता है जनरली। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं कि क्यों चेंज हो जाता है पहले तो सपोज करिए आपके पास एक रिएक्शन हो रही है, सिंपल सी रिएक्शन मान लेते हैं, A goes to B। इनिशियली इस रिएक्शन को हम T1 टेम्परेचर पे करा रहे थे। A की एंथैल्पी कुछ A थी और B की एंथैल्पी कुछ B थी, है ना। ये एंथैल्पी कंटेंट लिखा, मोल नहीं है, एंथैल्पी कंटेंट है। ठीक है, तो इस T1 टेम्परेचर पे इस रिएक्शन का जो डेल्टा H1 है ना, मतलब उसको हम लोग डेल्टा H1 बोलते हैं, मतलब इस रिएक्शन के एंथैल्पी को T1 टेम्परेचर पे डेल्टा H1 का नाम दे दें। तो वो क्या होता है भाई? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो वो बच्चों किसके बराबर हो जाएगा? B माइनस A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो T1 टेम्परेचर पर ये बात हो रही है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज डेल्टा H1, द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1। अब सपोज करो तुमने टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ा के तुमने टेम्परेचर, नया टेम्परेचर T2 कर दिया इसी रिएक्शन को। अब तुम पहले मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे करा रहे थे, अभी तुम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे करा रहे हो। ठीक है, तो अब क्या होगा कि तुम इसको गर्म करोगे तो A भी कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा और B भी कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, और इसकी वजह से A और B दोनों की ही एंथैल्पीज या हीट कंटेंट कुछ कुछ बढ़ जाएंगे। A भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, B भी करेगा, और दोनों की एंथैल्पी कुछ बढ़ जाएगी। तो A की एंथैल्पी इंक्रीज करके मान लो A प्लस एक्स हो गई, और B की एंथैल्पी जो B थी वो B प्लस वाई हो गई। अब द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज कि ये बच्चों X और Y जो है ये सेम नहीं होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग सब्सटेंसेज हैं, दोनों की हीट कैपेसिटीज अलग अलग हैं। बात समझ में आ रही है? तुम बताओ, दो अलग अलग सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी अगर अलग अलग है तो उनको सेम टेम्परेचर से ले जाने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी अलग अलग सप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो T2 टेम्परेचर पर गए तो A की भी एंथैल्पी बढ़ी और B की भी बढ़ी, क्योंकि हमने गर्म किया तो दोनों ने कुछ कुछ हीट एब्जॉर्ब किया, लेकिन दोनों की एंथैल्पी सेम अमाउंट से नहीं बढ़ी, सेम अमाउंट से नहीं बढ़ी। इसकी कुछ X बढ़ी, इसकी कुछ Y बढ़ी। तो इस नए टेम्परेचर पर जो डेल्टा H2 हम लोग लिखेंगे, ठीक है, नए टेम्परेचर पे डेल्टा H2 की बात करेंगे तो वो फिर से हो रहेगा, तो वही है ना, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इसकी वैल्यू आएगी B प्लस वाई माइनस A प्लस एक्स। नए टेम्परेचर पे बात करेंगे तो उसको डेल्टा H2 का नाम दे दिए। ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा B माइनस A प्लस वाई माइनस एक्स। ठीक है, और यहां से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा H2 इज इक्वल्स टू B माइनस A की जगह रख सकते हैं डेल्टा H1 प्लस वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो इस टाइप का एक हमारे पास फॉर्म आ रहा है। तो पहले तो हमें यह बात समझ में आई कि डेल्टा H1 और डेल्टा H2 हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, और डेल्टा H1 और डेल्टा H2 अलग अलग होंगे। अलग अलग इसलिए होंगे क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंथैल्पी तो हर रिएक्टेंट का बढ़ेगा, लेकिन सबका सेम अमाउंट से नहीं बढ़ेगा। सबकी हीट कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, तो अलग अलग अमाउंट से बढ़ेगा, अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे।
ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि इस नए टेम्परेचर पे सबका बढ़ेगा लेकिन सेम अमाउंट से नहीं बढ़ेगा। इस वजह से नए टेम्परेचर पे जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस उतना ही नहीं आएगा जितना पहले आया था, है ना। मेरे और कहने का मतलब क्या है, ये मैं एग्जांपल लेके तुम्हें क्लियर कर देता हूं कि मान लो भैया इसका 2 था, इसका 3 था, तो अभी डेल्टा एच जो है वो 1 के बराबर था। अब तुमने गर्म किया तो इसका भी बढ़ा और इसका भी बढ़ा, इसका मान लो 4 हो गया और इसका मान लो 7 हो गया। तो अभी नए टेम्परेचर पे जब डिफरेंस लोगे तो ये डिफरेंस उतना ही नहीं आएगा ना जितना ये डिफरेंस पहले आया था। तो इसलिए टेम्परेचर चेंज करने पे डेल्टा एच की वैल्यू चेंज हो जाती है, और इसी को रिलेट करने वाला जो लॉ है उसको हम लोग किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए ये y क्या है बच्चों। y क्या था, y था कि B का एंथैल्पी कितना बढ़ा। तो y को हम लोग सोच सकते हैं एज कांस्टेंट प्रेशर पे काम चल रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट कैपेसिटी ली जाती है वो Cp ली जाती है। तो इसको हम लोग सोच सकते हैं Cp ऑफ B इंटू डेल्टा टी, T2 माइनस T1। भाई कितना हीट एब्जॉर्ब किया उतनी उसकी एनर्जी बढ़ गई। और हीट को क्या लिखते हो, NC प्रोसेस डेल्टा टी। N की वैल्यू यहां 1 दिख रही है क्योंकि 1 मोल B है, तो Cp ऑफ B इंटू डेल्टा टी आपने कर दिया। इसी तरह से आप सोचो अब X की वैल्यू क्या लिखोगे। X क्या है, X है कि A का एंथैल्पी कितना बढ़ा। तो A का एंथैल्पी कितना बढ़ा फिर से लिखोगे डेल्टा H इज इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। N की वैल्यू 1 दिख रही, 1 मोल है, इनटू क्या करोगे भाई Cp ऑफ A इंटू डेल्टा टी कर देना T2 माइनस T1, ठीक है। तो अब इन चीजों की वैल्यू यहां पे अगर पुट करो तो तुम्हारे पास रिलेशन बनेगा डेल्टा H2 इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस y माइनस एक्स। तो y की जगह पुट कर दो CPB इंटू T2 माइनस T1 माइनस x की जगह CPA, CP मतलब समझ रहे हो ना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, T2 माइनस T1। और यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा डेल्टा H2 इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस T2 माइनस T1 कॉमन निकाल लो तो Cp ऑफ B माइनस Cp ऑफ A आ जाएगा, जिसको हम लोगों ने एक नाम दे दिया अपनी तरफ से डेल्टा Cp इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आई है CPB माइनस CPA को मैंने डेल्टा CP का नाम दे दिया है। ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन, ठीक है। तो ये रिलेट करता है किसी रिएक्शन के डेल्टा H को अलग अलग तापमान पर, इसको किरचॉफ्स इक्वेशन बोला जाता है। अब सवाल आता है सर ये डेल्टा CP क्या है। तो डेल्टा CP इज बेसिकली द टोटल CP ऑफ प्रोडक्ट्स की टोटल हीट कैपेसिटी माइनस द रिएक्टेंट्स की टोटल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि डेल्टा H की बात हो रही है। तो सिग्मा CP प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा CP रिएक्टेंट्स, इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा CP। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर तो मैंने एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन ली थी 1 मोल वाली। इन जनरल अगर कोई रिएक्शन है AA प्लस BB गोज टू CC प्लस DD, तो इस टाइप की रिएक्शन के लिए डेल्टा CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट साइड पे क्या दिख रहा है इस रिएक्शन में, C मोल्स ऑफ C, तो C इंटू CP ऑफ C प्लस D इंटू CP ऑफ D माइनस A इंटू CP ऑफ A माइनस B इंटू CP ऑफ B। ये किसी भी रिएक्शन के डेल्टा CP का मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग स्टडी करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा। तो हमारे पास डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इस तरह से भी सोच सकते हैं जो रिलेशन आया है, ठीक है। डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल्स टू डेल्टा CP इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब बेसिकली यहां पर हमारे पास 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। केस 1 हमारे पास है कि डेल्टा CP इज पॉजिटिव, ठीक है। डेल्टा CP पॉजिटिव होने का क्या मतलब है
कि प्रोडक्ट साइड की हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी रिएक्टेंट साइड की टोटल हीट कैपेसिटी से ज्यादा है। अगर किसी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब होता है कि वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो डेल्टा सीपी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोडक्ट साइड की हीट कैपेसिटी ज्यादा है। पहले तो मैथमेटिकली सोचो आप, डेल्टा सीपी अगर पॉजिटिव है और सपोज करो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो T2 माइनस T1 ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब होगा डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 ये भी पॉजिटिव होगा, और इसका मतलब होगा कि डेल्टा H2 इज ग्रेटर देन डेल्टा H1। यानी कि वो रिएक्शंस जिनका डेल्टा Cp पॉजिटिव है, तापमान बढ़ाने पर उनके डेल्टा H का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, यही मतलब निकल रहा है। ये तो मैथमेटिकल बात हो गई, लॉजिकली फील करो इसे भाई। अगर डेल्टा सीपी पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोडक्ट साइड वाली चीजों की हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो प्रोडक्ट साइड वालों की हीट कैपेसिटी का ज्यादा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा तो दोनों का एंथैल्पी, लेकिन प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे मान लो A गोज टू B था, ये 2 था, ये 5 है। अब तुम 10 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किए, तो B की हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो B की एंथैल्पी ज्यादा बढ़ेगी। जैसे मान लो इसकी अगर मान लो 4 हो गई, 2 से बढ़ी, तो इसकी 2 से ज्यादा से बढ़ेगी, मतलब इसकी कुछ 8 हो जाएगी या 9 हो जाएगी, जो भी। तो अब नए टेम्परेचर का डिफरेंस पुराने वाले टेम्परेचर के डिफरेंस से क्या होगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, दिस इज द केस 1। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है, केस 2 हो सकता है कि किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा सीपी नेगेटिव हो। तो डेल्टा सीपी अगर नेगेटिव है, तो ये बात समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 ये भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव आएगा, इसका मतलब डेल्टा H2 विल बी लेस देन डेल्टा H1, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा H घट जाएगा ऐसी रिएक्शंस के लिए जिनका डेल्टा सीपी नेगेटिव होगा। डेल्टा सीपी नेगेटिव होने का क्या मतलब है, डेल्टा सीपी का मतलब कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो इस बार बढ़ेगा दोनों का, लेकिन प्रोडक्ट का कम बढ़ेगा और रिएक्टेंट का ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट का कम बढ़ेगा और रिएक्टेंट का ज्यादा बढ़ेगा, तो ऐसे केस में डेल्टा H की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिफरेंस कम हो जाएगा नए टेम्परेचर पे। और फाइनली केस 3 हो सकता है जब डेल्टा सीपी का वैल्यू 0 ही हो जाए। तो डेल्टा सीपी का वैल्यू अगर 0 है तो डेल्टा H2 डेल्टा H1 सेम रहेगा, और इसके लिए हम लोग बोलेंगे नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस के लिए हीट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना प्रोडक्ट का हीट कैपेसिटी उतना ही रिएक्टेंट का हीट कैपेसिटी, आप गर्म करोगे दोनों का सेम अमाउंट से बढ़ता जाएगा। तो किसी भी टेम्परेचर पे आप डिफरेंस निकालोगे, वो डिफरेंस हर जगह सेम आएगा। जैसे मान लो ये 2 था, ये 5 था, तो अब मान लो टेम्परेचर बढ़ाए तो ये 3 बढ़ा तो ये भी 3 बढ़ेगा। ठीक है, ये 5 बढ़ा तो ये भी 5 बढ़ेगा। तो चाहे तुम T1 पे डिफरेंस लो, चाहे T2 पे लो, चाहे T3 पे लो, ये डिफरेंस हम हर केस में क्या आएगा, सेम आएगा, 3 3 3 के बराबर आएगा। तो जिन रिएक्शंस का डेल्टा सीपी 0 होता है उनमें टेम्परेचर चेंज करने पर देयर इज नो इफेक्ट ऑन एंथैल्पी। ठीक है, और जिस तरह की इक्वेशन हमने कांस्टेंट प्रेशर पे सोची है, उस तरह की इक्वेशन हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी सोच सकते हैं सेम। बस वहां पर Cp की जगह पे Cv आ जाएगा और डेल्टा H की जगह पर डेल्टा U आ जाएगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर कभी कोई किरचॉफ लॉ लगाने के लिए बोले तो डेल्टा U कर दीजिए, बस वहां पे डेल्टा U2 इक्वल टू डेल्टा U1 प्लस डेल्टा CV इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, तो इस तरह से भी सोच सकते हैं, लेकिन जनरली डेल्टा H की बात होगी, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने आपको बताया केमिस्ट्री में हम लोग सभी काम कांस्टेंट प्रेशर पर करवाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं किरचॉफ लॉ पर। नेक्स्ट तो है तो बहुत सिंपल सी चीज, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नोट डाउन करिए। क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन हो रही है A प्लस 3B गोस टू 2C, ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अच्छा, फिर बोला गया है CPM, CPM मतलब समझ गए आप, मोलर।
ऑफ ए बी सी, ठीक है, आर इन द रेशियो 3:2:1.5, ठीक है, कंपेयर डेल्टा एच एट 300 केल्विन एंड डेल्टा एच एट 310 केल्विन फॉर द रिएक्शन। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जल्दी से, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए तो सोल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से, इजी सा क्वेश्चन है। तो हमें बोला गया है कि एक रिएक्शन हो रही है A+3B goes to 2C, ये एक रिएक्शन हो रही है, और Cp मोलर ऑफ A, B एंड C हमें दिया हुआ है रेशियो ऑफ 3:2:1.5। तो हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन का डेल्टा Cp निकाल लेते हैं पहले। रिएक्शन का डेल्टा Cp कैसे लिखते हैं, टोटल Cp ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल Cp ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, इस तरह से हम लोगों को लिखना होता है। टोटल Cp ऑफ प्रोडक्ट इस केस में क्या हो जाएगा, 2 इंटू Cp मोलर ऑफ C, ये टोटल Cp ऑफ प्रोडक्ट हो गया, माइनस Cp मोलर ऑफ A माइनस 3 इंटू Cp मोलर ऑफ B, ये बनेगा। अच्छा, A का, B का और C का 3:2:1.5 है, तो Cp मोलर ऑफ A को मैं 3x मान लेता हूं। अब इसको 3x माना तो B का मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 2x हो गया, और C का बच्चों 1.5x हो गया। तो एक का मैंने माना 3x, दूसरे का हो गया 2x, एक का 1.5x, ठीक है। तो इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर दीजिए। तो इन वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे तो 2 इंटू 1.5x, ठीक है, 2 इंटू 1.5x माइनस Cp ऑफ A हो गया 3x माइनस 3 इंटू Cp ऑफ B, ये हो गया 2x। सो दिस बिकम्स 3x माइनस 3x माइनस 6x। तो 3x कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आंसर माइनस 6x आ रहा है, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है ना। तो डेल्टा Cp रिएक्शन का नेगेटिव आ रहा है, और यदि रिएक्शन का डेल्टा Cp नेगेटिव है तो इस बात का मतलब निकलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा H कम हो जाएगा। तो डेल्टा H कम होगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा H एट 310 इज लेस देन डेल्टा H एट 300, ठीक है। तो ये हम लोगों का इस केस में आंसर रहेगा, डेल्टा H एट 310 इज लेस देन डेल्टा H एट 300, क्योंकि डेल्टा Cp नेगेटिव आया, ठीक है। और ये बात ध्यान रखिए कि हो सकता है आपके मन में, जो मैथ्स वाले बच्चे उनके मन में ऐसा डाउट आ रहा हो, सर ये आपको कैसे पता चला कि ये माइनस 6x जो है ये नेगेटिव है, ये कैसे पता चला सर, x तो कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जनरली देखो, जब तक कुछ नहीं अलग से बोला जाएगा तो ये Cp की वैल्यूज जो होती हैं पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, Cp इज पॉजिटिव। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमेशा पॉजिटिव ही है, ये डेफिनेशन नहीं है। इन जनरल देखो, किसी प्रोसेस का हीट कैपेसिटी याद करो, जब मैं थर्मोडायनेमिक्स में हीट कैपेसिटी डिफाइन कर रहा था, तो कोई भी हीट कैपेसिटी चाहे टोटल हो, चाहे मोलर हो, चाहे स्पेसिफिक हो, उसकी वैल्यू प्लस इंफिनिटी से लेकर के माइनस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। इन जनरल बात करें तो दिस इज अ मैथमेटिकल फैक्ट, ठीक है। बट इफ नथिंग इज स्टेटेड अदरवाइज, देन हीट कैपेसिटीज इन जनरल आर टेकन टू बी पॉजिटिव, ठीक है। बट किसी प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी आ सकती है, एक जनरल फैक्ट है, ठीक है। तो कुछ नहीं अगर अलग से बोला जाएगा क्वेश्चन में, तो हीट कैपेसिटी को पॉजिटिव ही मानना होता है, और हीट कैपेसिटी अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा Cp नेगेटिव आ रहा है, और डेल्टा Cp नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा H की वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स किरचॉफ्स लॉ। और नेक्स्ट हम लोग को कुछ और अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है, तो आइए उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं।